पीसीएस मंथन परिवार की एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और हमारे एप्लीकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम बात करते हैं टेस्ट नंबर हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। और आज जो है हमारा गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित घटनाएं और उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड हम एक आपके लिए जो है सेगमेंट लेके आए हैं। और पूरे इस कंसाइनमेंट में जो आपको मिलेंगे वो 50 क्वेश्चन हैं, यानी 50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है और ये अनवरत है। चलिए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके समक्ष है, बोर्ड पर है सीधा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन पर आपको क्या करना है, उन पर विचार करना है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, उनसे रिलेटेड देखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी पूछा गया यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन्होंने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है? वो इसलिए है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही रेल, डाक, तार और पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। दूसरा, इन्होंने नरवली को रोकने का प्रयास किया। ठीक, ये बात भी सही है। 16 मार्च 1853 को बंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई। ये बात सही नहीं है क्योंकि ये 16 मार्च नहीं है, ये क्या है, 16 अप्रैल है। 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा क्योंकि 16 मार्च नहीं, ये 16 अप्रैल है। देख लीजिए। तो डलहौजी के कार्यकाल को आप याद रखें तो उस समय जो हुई घटनाएं वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। यानी कि एक तो क्या याद रखना है आपको, 1848 से लेके 1856 तक, इस चीज को आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई गई थी, ये बात सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इनाम कमीशन के संदर्भ में कुछ कथन है, स्टेटमेंट है, इस पे आपको क्या करना है, विचार करना है। इनाम कमीशन, ठीक, इसकी स्थापना 1854 में डलहौजी द्वारा की गई थी। इनाम कमीशन डलहौजी ने बनाया था, ये बात बिल्कुल सही है। बट ये जो है यहाँ पर एक सिस्टम बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है कि ये 1854 है क्या, इसका उद्देश्य भूमि कर रहित यानी कि जो टैक्स फ्री लैंड्स थी उनको क्या करना, डिग्निफाई करना, उनकी पहचान करना और उनको क्या करना, छीन लेना। यहीं से स्टार्ट होता है क्या, जो राज्य हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसकी जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ से एक प्रकार से तैयार बनता है। ठीक, तो बोला कौन से कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है, इसलिए आंसर होगा एक कि पहला कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में हुई है। ठीक है, भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल बंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। ये स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा दिया गया है? ठीक, तो क्या ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने कहा था, लॉर्ड बेलेजिनी ने कहा है, या फिर ये बोला है किसने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, या फिर किसने कहा है, लॉर्ड डलहौजी ने? ठीक, और किसके ऊपर बोला है, बंगाल के ऊपर, के बोले वह करों का इतना बुरा प्रभाव हुआ कि सब बंजर सा हो गया है, भयावह स्थिति थी। तो ऐसा स्टेटमेंट तो दिया है, वो दिया है आपका किसने, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक, आइए देखते हैं क्यों दिया है। देखिए, बोरेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन होने लगा। किसानों का शोषण काफी बढ़ गया क्योंकि भू राजस्व की नीलामी आरंभ हो गई। यानी कि जो अब जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका क्या होने लगा, नीलामी, बिड्स लगने लगी। इससे किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। गरीबी और भुखमरी चारों तरफ व्याप्त थी। इस परिस्थिति में लॉर्ड कार्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल बंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। ठीक, तो बहुत ही बेस्ट यहाँ से आपको कंटेंट मिलेंगे। प्री का परिणाम आ चुका है, मेंस के लिए लग जाइए जो लोग भी सफल हुए हैं। और मेंस के लिए आपको जो कंटेंट मिलेंगे वो हमारे चैनल से ही मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए और पीसीएस मंथन आपको लास्ट तक आपके साथ में है। शासन काल से संबंधित है, घटनाओं को कौन सी घटना, मिंटो प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, मिंटो प्रथम के शासन काल से संबंधित एक घटना है। बोले संगौली की संधि, वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह और अमृतसर की संधि और जॉर्ज पंचम का भारत आगमन। ठीक, इनमें से कौन सी लॉर्ड मिंटो के समय की घटना है? ठीक, तो ध्यान देना, जो अमृतसर की संधि होती है, जो अमृतसर की संधि होती है, ये लॉर्ड मिंटो के समय की घटना है, बाद बाकी इनके समय की नहीं है। किस किस के कौन समय की है? आइए,
लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा है क्या 1807 से 1813 तक। तो अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। जो संगौली की संधि होती है वो किसके समय हो रही है, वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय की घटना है। बेल्लौर में जो सिपाहियों का विद्रोह होता है वो जॉर्ज वार्लो के समय है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की ये घटना है। जॉर्ज पंचम भारत आगमन होता है, उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, सेकेंड। ठीक, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या इनको आप नोट डाउन कर सकते हो अपना, ताकि आगे आपके ये काम आ सके। आइए, पांचवा क्वेश्चन है, बोला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, यानी कि दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो कौन सी घटना किसके समय की है। तो सबसे पहले देखें, सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। अब दो चीजें आपको पता होंगी। सबसे पहला तो आपको पता होगा कि जो रेलवे है वो किसके समय की है, रॉबर्टसन। विश्वविद्यालय आयोग जो है वो टॉमस रैले के समय आता है। इसे रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, इसे रैले रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। पुलिस आयोग एंड्रयूज फ्रेजर हैं और सिंचाई आयोग सर मॉनक्रीक हैं। ठीक, तो इनको जो है लिस्टिंग से आप अगर लगाएंगे तो इनके संबंध में को आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका पुलिस आयोग यानी सी का 2। तो सी का 2 आपका सी विकल्प में है, ए का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सिंचाई आयोग देख रहे हैं आप, सिंचाई आयोग सर मानक्रीक हैं, पुलिस आयोग रॉबर्टसन है, वो पुलिस आयोग एंड्रयूज फ्रेजर हैं, रेलवे आयोग रॉबर्टसन है और विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले हैं। ठीक, आइए लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी बात किसकी हो रही, रिपन की हो रही है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को भी शामिल कर लिया। अच्छा जी, इन्होंने सर्वप्रथम कौन सी जनगणना हो रही है, नियमित, ध्यान देना। सबसे पहले भारत में जो जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के समय होती है और वो अनियमित नहीं थी, जो 1872 में होती है। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय क्या हुई थी, नियमित हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। बोला 1881 की जनगणना जो नियमित थी उसमें हैदराबाद और राजपूताना को भी शामिल कर लिया गया, जो कि 1872 की जनगणना में शामिल नहीं थे। क्या ये कथन सही है? हा? ये कथन आपका गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ठीक, तो क्या ये कथन सही है? नहीं, ये भी कथन सही नहीं है। उद्धारक की जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं दी थी, नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू ने। आगे देखते हैं कौन से कथन सही नहीं हैं। तो ध्यान देना, केवल एक सही है, दो गलत हैं। तो 2 और 3 कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पे आते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना शामिल नहीं थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 1878 में लिटन द्वारा इसको पारित किया गया। पॉइनियर अखबार ने इस अधिनियम का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिनियम को आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी थी। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको क्या कहा था, आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी थी। और बोला इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो 1878 में लॉर्ड रिटन के द्वारा पारित किया गया था। पॉइनियर अखबार ने इसे अधिनियम का समर्थन किया था। क्या पॉइनियर ने किया था? हाँ, ये तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा अगर सही है तो आपका पहला वाला गलत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, 1 और बी। यानी आंसर इसका देखते हैं तो आंसर बी होगा। 2 और 3 सही हैं। ठीक, क्योंकि मार्च 1878 में लिटन द्वारा इसको पारित किया गया। पॉइनियर अखबार ने इस अधिनियम का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिनियम को आकाशीय वज्रपात कहा था। ठीक, तो मार्च है ना कि अप्रैल है। आप देखते हैं इसलिए ये वाला कैसा होता है, गलत हो जाता है। अप्रैल नहीं, मार्च है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है। बोले हस्तक्षेप की नीति जॉन सोर द्वारा अपनाई गई थी।
इसमें लिखा हुआ अहस्तक्षेप, टच नहीं करना है, किसके द्वारा? जॉन सोर के द्वारा अपनाई गई थी। कथन सही है? बिल्कुल सही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है या वॉरेन हेस्टिंग है या लॉर्ड हेस्टिंग है, विचार कीजिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ, ठीक। व्याप्तगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, क्या ये कथन सही है? तो बोले कि पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान देना केवल 1 और 3 कथन सही हैं, दूसरा वाला कथन आपका गलत है, ठीक। क्यों है? आइए, दिया हुआ हस्तक्षेप की नीति जॉनसोर द्वारा अपनाई गई, ठीक। सुरक्षा प्रकोष्ठ वॉरेन हेस्टिंग है, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है, ठीक। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक कार्यवाहियों को बंद करना है। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो उपयुक्त कथन लॉर्ड लिटन ने कहा क्या था? क्या ये लॉर्ड रिपन ने बोला है, क्या एलन बरो ने है, या फिर लॉर्ड नॉर्थबुक? तो इनमें से कौन सा था जिसने ये कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और आवश्यक कार्यवाहियों को बंद करना है, ठीक। तो ये किसने कहा था? तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो है किसका? ये लॉर्ड नॉर्थबुक, ठीक। लॉर्ड नॉर्थबुक ने घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कारण है। वॉरेन हेस्टिंग पर वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 30 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। ठीक से पढ़ लीजिए और विचार कीजिए और बताइए कि क्या होगा। ए आर दोनों सही हैं या ए आर की सही व्याख्या करता है? तो आप अगर देखेंगे, सही से देखेंगे तो दूसरा वाला, पहला वाला स्टेटमेंट पहले तो ये देखो सही है या नहीं। हाँ, पहला वाला सही है, महाभियोग चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पर, किसके द्वारा? वर्क के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग था वर्क के द्वारा, बात सही है। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन को क्या करवा दिया था? बंद करवा दी थी। स्टेटमेंट ये भी सही होता यदि यहां पर 30 लाख न होकर के कितना होता? 26 लाख होता, ठीक। तो इसलिए ये प्रश्न कैसा, दूसरा वाला क्या हो गया? स्टेटमेंट आपका गलत है। अब दूसरा वाला जब गलत हो गया तो आप देखते हैं तो कहां जाएंगे हम? सी की ओर जाएंगे। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो है उसे बंद करवाया था। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड हार्डिंग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इन पर आपको विचार करना है। लॉर्ड हार्डिंग आइए, प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया। इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। प्रयास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास किया था, सफल नहीं हुए थे, लेकिन पूर्व से बंद करा दिया किसने? इसने, ठीक। और पूछेगा आपसे कौन से सही नहीं है, तो सबसे पहले एक एलिमिनेशन मेथड है। एक जब सही है और पूछ रहा है सही नहीं है तो एक जिसमें है उसको आप क्या कर देंगे? एलिमिनेशन कर देंगे। तो स्टेटमेंट कौन से आपके हो जाएगा? यानी कि दूसरी बात सही नहीं है और तीसरी बात सही, यानी कि दूसरा सही है, सॉरी, यानी कि स्टेटमेंट आपका कौन सा है? दूसरा सही है। और पूछ रहा है तो 2 को काट दो, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक, ये भी कटेगा। यानी स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो कौन से हैं? 1 और 3, ठीक। 1 और 3। इन्होंने सिंध विजय के संदर्भ में कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। यानी आंसर आपका सी होगा। और पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं है। चलिए, शायद विकल्पों में प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं। आंसर क्या दे रहे हैं इसमें? ये सी आंसर दिया हुआ, सी, यानी 1 और 3 सही नहीं है, ठीक। दूसरा वाला केवल सही है और 1 और 3 सही नहीं है, ठीक। हाँ, सी ही आंसर होगा आपका। प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया था। इन्होंने नरबली पर प्रतिबंध लगाया। नेपियर ने कहा था, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो किसका दिया था? जो कमांडर इन चीफ था सिंध विजय के उपलक्ष्य में, इसने कहा था यह अफगानी तूफान की एक पूंछ थी, ना कि किसने कहा है? लॉर्ड हार्डिंग ने।
तो ध्यान देना, लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल रहेगा वो 1844 से 1848 तक, ठीक। और इसके बाद में आता है डलहौजी, ठीक। आगे आए, क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। डलहौजी के समय कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई 1855 में, ठीक है। डलहौजी के समय 1852 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया तथा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। और कौन से कथन सही हैं? आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों, आंसर होगा डी, ना तो एक सही है ना दो सही है, ठीक, क्योंकि दोनों में ही डेटों में क्या है, प्रॉब्लम्स है। यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए क्या हुआ था, आगरा से दिल्ली के, कलकत्ता से आगरा के बीच, ठीक, कलकत्ता से आगरा के बीच कब, 1853 है। और डलहौजी ने जो पोस्ट ऑफिस स्थापित करवाया था वो कब था, 1854 में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कितने युग्म, वो निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? कितने युग्म, यानी कि जो आपको दिए हुए हैं जोड़े, इनमें कितने जोड़े ऐसे हैं जो सुमेलित हैं? अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बन गई किसके समय, विलियम बेंटिक के समय। देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति जॉन सोर ने अपनाई। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की। कुशल अकर्मकता की नीति जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनाई। यानी आप देखेंगे तो एक पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। यानी कि कितने युग्म सुमेलित हैं, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। आइए देखते हैं किस किस ने क्या किया था। हाँ देखिए स्पष्ट, 2 युग्म सुमेलित हैं, भाषा बन गई विलियम बेंटिक के समय। देसी राज्यों के बीच तटस्थता की नीति यानी कि जो अपनाई थी वो किसने, जॉन सोर ने। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल जो है वो लॉर्ड एलनबरो के समय का है। अकर्मण्यता यानी कि कोई कर्म नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उन पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक। बोला है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बिल्कुल, यानी कि सीएससी जो यूपीएससी स्टार्ट हुई थी, आईसीएससी आईसीएस, वो क्यों, इंडियन सिविल सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं को अन्य हत्याओं की तरह अपराध घोषित कर दिया। किसको, नवजात कन्याओं को, किसके तहत, नियम 21 के तहत। क्या ये बात सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? और बोले कौन से सही नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही नहीं है, पहला वाला आपका सही है, ठीक। आइए बी, सर जॉन सोर ने बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्या भ्रूण हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था वो किसने, सर जॉन सोर ने लगाया था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक। सूची दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची दी हुई है आपकी, और बोले मिलान करें। सबसे पहले हैदर अली की मृत्यु, नाना फडणवीस की मृत्यु, महादजी सिंधिया की मृत्यु और रणजीत सिंह की मृत्यु। अब इनको आपको क्या करना है, सेगमेंट से लगाना है कि किसकी मृत्यु कैसे, ये क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। आइए, हैदर अली की मृत्यु कब होती है, तो ये 1794, हैदर अली की मृत्यु जो हो जाती है वो कब, 1794 में, ठीक। दूसरा देखते हैं तो ए का 1 हो जाएगा, तो ए का 2 है, सॉरी 1782, सही बात है। हैदर अली की मृत्यु जो होती है वो 1782 में हो जाती है, ठीक। और अगर देखते हैं तो 1800 में, यानी ए का 2 आपको जो 2 विकल्प मिल रहा है। नाना फडणवीस, ठीक, नाना फडणवीस की मृत्यु जो होती है वो कब होती है, वो 1739, यानी सबसे पहले मृत्यु किसकी होती है इसमें, नाना फडणवीस की, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ठीक है। तो विकल्प को अगर हम लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो डी ऑप्शन बैठ जाएगा, ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। हैदर अली की मृत्यु 1794 में होती है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1782 में है। महादजी सिंधिया की मृत्यु जो है वो कब है,
39 में है। रणजीत सिंह की मृत्यु जो होती है वो 1800 में हो जाती है। इसी कारण 1802 में क्या होती है, अमृतसर की संधि होती है लॉर्ड मिंटो के समय। ठीक, तो इस हिसाब से जो विकल्प दिए थे इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ए, हाँ, हैदर अली की मृत्यु 1782, ऑप्शन ए दे रहे हैं, शायद मिस्टेक हुई है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु 1782 नहीं है, 1794 है। ठीक है, आइए, लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, आइए, हेस्टिंग ने 1774 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। और बोला कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, यानी इसमें से बताना है कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। ठीक, आइए, हेस्टिंग के समय 1774 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंग के समय ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में जो कथन है, घटनाएं हुई थी इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि हुई। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। और बोले कि कौन कौन सी घटनाएं इसके समय हुई थी। ठीक, तो पूछ रहा है इसके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो इसके समय जो है बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह है वो इसके समय नहीं होता है, यानी तीसरी घटना इसके समय की नहीं है, इसलिए आंसर होगा एक। कौन कौन सी हैं, पहली और दूसरी घटनाएं हैं। सॉरी, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 1826 में लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूम की संधि हुई थी। लॉर्ड एमहर्स्टम के बारे में है, जबकि किसके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। यानी उपयुक्त सभी असत्य हैं। आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सभी घटनाएं किसके समय की हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की हैं, ना कि हेस्टिंग के समय की। ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चित्तू और करीम खां थे। इसी के समय 1882 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसके समय मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। और बोला कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान देना उपयुक्त में से केवल 1 और 2 क्वेश्चन सही हैं, तीसरा वाला गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध दूसरा नहीं था, एक ही युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि 1814 से 1816 में। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया। मार्च 1816 में अंग्रेज एवं गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि होती है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। ठीक, इसके समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिल मोहम्मद चित्तू और करीम खां थे। इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इंदौर के होलकरों ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। और बोले कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये भी। ठीक, दूसरा है लॉर्ड कार्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ किंतु शीघ्र ही समाप्त हो गया, सही है। जॉर्ज बार्लो के समय 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। वेल्लोर विद्रोह के समय लॉर्ड हेस्टिंग मद्रास का गवर्नर था, ये बात गलत है जी। ठीक, ये सही है, आंसर आता है डी, मद्रास का नहीं था, बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का, कि वेल्लोर का जब विद्रोह होता है, वेल्लोर का विद्रोह होता है उस समय विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर है, ना कि वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कथन कारक का है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई क्योंकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक, तो बोलो कथन कारण क्या दोनों फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर लगाओ। ठीक,
तो बेलेजली को ही सहायक संधि का जनक माना जाता है, और कह रहे हैं कि बेलेजली से पहले भारत में डुप्ले ने भी सहायक संधि का जो है प्रचलन किया था। तो क्या ये कथन कारण दोनों आपस में मिल रहे? नहीं। हम जाएंगे किसकी तरफ? बी की तरफ। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल जग जाहिर है, सभी कहते हैं कि चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता मानते हैं। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने का अधिकार चार्ल्स मेटकाफ के समय दिया था। बोले कौन सा समय सत्य है? दूसरा वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि विदेश जाने की अनुमति चार्ल्स मेटकाफ के समय नहीं मिलती है, वो किसी और के समय मिलती है। यानी कि कथन आपका केवल एक सही है, आंसर होगा एक। बढ़ते हैं, क्यों? देखिए, हाँ, चार्ल्स मेटकाफ, इसने देखिए 1835 से 1836 केवल कब रहता है? एक साल के लिए रहता है। और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। 1836 से 1882 तक कौन रहता? 42 तक कौन रहता है? लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किए गए कार्यों को देखें, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो आंग्ल अफगान युद्ध। उस समय कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय अफगान युद्ध लड़ा जाता है। इसके समय 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, वही सड़के आजम जिसे कहते थे, शेरशाह सूरी ने जिसका निर्माण करवाया था, इसने क्या करवाया? उसकी मरम्मत करवाई थी। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश में जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। किसके समय? लॉर्ड ऑकलैंड। तो तीन चीजें याद रखना, अफगान युद्ध होता है इसके समय, और इसी ने क्या किया था? ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाता है वो, जीटी रोड की। और तीसरा, भारतीय विद्यार्थी अब एमबीबीएस के लिए कहां जा सकते हैं? विदेश जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है। मैकलम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी है। बोले दोनों कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान देना, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे हैं? सही हैं। हम सी की ओर बढ़ेंगे। ठीक, आइए। हाँ, पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय मिलता है कि पिंडारी, ठीक, बाजीराव प्रथम के काल में वे अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। किसके समय? बाजीराव प्रथम के समय। ठीक, पानीपत के युद्ध के पश्चात ये लोग मालवा में बस गए तथा सिंधिया, होलकर तथा निजाम के सहायक सैनिक बन गए। अब ये सिंधिया शाही, होलकर शाही और निजाम शाही पिंडारी कहलाने लगे। वाह भाई वाह। मल्हार राव होलकर ने इन्हें एक सुनहरा झंडा भी दे दिया। 1794 में सिंधिया ने इन्हें नर्मदा नदी घाटी में जागीर भी प्रदान की, जिसका इन्होंने शीघ्र ही विस्तार कर लिया। मैल्कम ने इन्हें मराठा शिकारियों के कुत्तों की उपमा दी थी। शिकारी कुत्ते बता रहा भाई। लॉर्ड एलनब्रो के समय सिंध को अगस्त 1843 में पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय 1843 में के एक्ट के नियम 17 के तहत कर दिया गया। बोले कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान देना, पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाता। क्यों हो जाता? ये तो सही है लेकिन नियम 17 नहीं, नियम कौन सा है? 5th है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखते हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। किसकी बात हो रही? एलनबरो की। ठीक, एलनबरो की बात हो रही। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। अच्छा जी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। ठीक, यानी दासों पर दावा नहीं कर सकते हैं आप। रविवार की छुट्टी 1843 से ही हुई थी। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित की,
3 बंगाल में और 1 मद्रास में। पहला वाला कथन कैसा है? गलत है ये। ठीक, इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। ठीक है जी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है जी। इसने 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण कराया जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 4 स्टेटमेंट हैं और एक हल्की सी भूल है, बताइए कहां पर? किसमें? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? कौन सा एक सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना, ये जो एक बनाई थी ये मद्रास में नहीं थी, ये कहां पर थी? बिहार में। ठीक, यानी कि मूविंग कोर्ट थे, भ्रमणशील अदालतें। ठीक, तो ये 3 कहां थी? बंगाल में, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह, और एक कहां थी? बिहार में थी। चलिए, कार्नवालिस का समय देखिए 1786 से 1793 और दूसरा कार्यकाल 1805 में है। ठीक, बिहार के लिए नियुक्त की थी। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। केवल संग्राहक, यानी अब वो केवल कलेक्टर मात्र रह गया, पहले न्यायिक शक्तियां भी थीं। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका क्या बनाया गया? इंचार्ज। जो आज एसपी है वो पावर पहले किसके पास थी? दरोगा के पास। ठीक, चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है फिर। ठीक, जॉन मैफरसन, सर ए क्लार्क, जॉन एडमंड्स और विलियम बटरवर्थ वेली, और इनका काल क्या रहा है? ठीक, तो इनको क्या करें आप? पलट दें उल्टा, यानी कि इसका रहेगा कब? जॉन मैफरसन का 1828 में, सर ए क्लार्क आएंगे 1823 में, जॉन एडम्स आएंगे 1798 में, और विलियम बटवर्थ वेली ये 1786 में। यानी आंसर आपका बी होगा, सॉरी ए, यानी कि सभी क्या लगे हुए? सॉरी, सभी क्या लगे हुए हैं? सभी क्रम से लगे हुए हैं। ये आते हैं कब? 1786 में। सर एक क्लार्क आता है 1798 में। जॉन एडम्स आते हैं कब? 1823 में। और बटरवर्थ वैली आता है कब? 1828 में। ठीक, चलिए ये इनका कार्यकाल लगा हुआ है, देख लीजिए इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉर्ड बेबेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करें। इसके कार्यकाल में सी राजगोपालाचारी द्वारा सीआर फार्मूला की घोषणा प्रस्तुत की गई। इसके कार्यकाल में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और बात किसकी हो रही है? बेबेल की हो रही है। तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। को पूछ रहा है सही का चयन करें, तो आंसर सी होगा। 1 और 2, सॉरी केवल 1 सही है, दूसरा वाला नहीं। बंगाल में जो अकाल पड़ा वो इसके समय नहीं पड़ा था, वो किसके समय पड़ेगा? हाँ, लॉर्ड लिंथिगो के समय बंगाल में अकाल पड़ता है 43 में। 43 में कौन होता है? लॉर्ड लिंथिगो होता है। इसके काल में क्या होता है? बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में कब रहा? ये 1943 से 1947 तक रहा। राजगोपालाचारी जो फार्मूला था वो जुलाई 1944 में, सीआर फार्मूला की घोषणा 14 जून 1945 को, और बेबोल योजना की घोषणा। ठीक, तो ये जो है इसके समय की थी, लेकिन जो बंगाल का अकाल है वो इसके समय की घटना नहीं है। आइए, लॉर्ड लिंथिगो के संदर्भ में, इसका भारत में कार्यकाल अन्य वायसरायों में सर्वाधिक था। क्या बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। ठीक, ये बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिंथिगो ही गवर्नर जनरल था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही था। ठीक, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक, कार्यकाल कब रहता है? 1936 से 1943 तक। ठीक, आइए 28 है, लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1860 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित क्रियान्वयन किया था। लॉर्ड कैनिंग ने, भाई बात गलत है ये, क्यों? ये 1860 नहीं है, 1856 है। लॉर्ड कैनिंग के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, ये बात सही है। और पूछ रहा है कौन सा सही कथन का चुनाव करें, तो सही इनमें कौन सा है? केवल 2 हो जाएगा। ठीक, सही होगा कौन सा? डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया। लॉर्ड मेयो के समय पुरातत्व यानी एएसआई की स्थापना की गई। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। ठीक, आइए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसके समय बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इंडियन पीनल कोड 1860 के इसी के कार्यकाल में बना था, आईपीसी जिसे हम कहते हैं। तो पूछ रहा सही कौन से हैं, तो सही आप देखते हैं तो सही हो जाएंगे दोनों। लॉर्ड कैनिंग, इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो बनी है, हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी जो बनी है वो 1860 इसी के काल में बना था। बंगाल में जो नील विद्रोह है वो 1855 से 60 के बीच इसी के समय हुआ था, जिसके बाद नील आयोग का गठन किया गया। यानी नील आयोग कब बना है, 1860 में। 1858 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इसी के अंतर्गत पारित भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता के नाम से एक प्रधान सचिव द्वारा शासन किया जाना था। प्रधान सचिव की सहायतार्थ 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन होता है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह होता है उस समय कौन होता है, यही होता है लॉर्ड कैनिंग। और 1858 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। क्योंकि अगर लगाते हैं तो ये फिट नहीं बैठता है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो व्याख्या है एक ही आर नहीं कर रहा है, इसलिए हम किसकी ओर जाएंगे, हम बी की ओर जाएंगे। ठीक, तो हम चलेंगे बी की ओर। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में भारत प्रशासन अधिनियम 1858 ईस्वी पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन का अंत कर भारत का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे अधीन कर दिया गया। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर है, कौन सी घटना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय की नहीं है। यानी इसमें जो घटना पूछ रहा है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय की नहीं है। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं, अगस्त घोषणा है, बिल्कुल है। खिलाफत एवं असहयोग, बिल्कुल है। जलियांवाला बाग 1919 है। रॉलेट एक्ट इसके समय क्या हुआ था, पारित किया गया था, ना कि रद्द किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक, आइए डेट देख लीजिए। लॉर्ड रीडिंग के समय रॉलेट एक्ट को रद्द किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल की प्रमुख घटनाएं ये हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्थान की स्थापना। एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर बनाया गया, इनको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, याद रखना ये एसपी सिन्हा। ठीक, राज्य सचिव मोंटेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई थी, ये बात भी थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आइए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके समय हुआ। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 है, इसलिए हम क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में इसकी स्थापना हुई। पुणे में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। ठीक, आइए, किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे, ये किसने कहा था, ये किसका होगा, लॉर्ड डफरिन ने कहा, लॉर्ड मिंटो ने कहा, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा, या फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो ये बोला था किसने, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट एल्गिन द्वितीय का है कि हमने भारत को तलवार के दम पर जीता और तलवार के बल पर ही इसको अपने अधीन रखेंगे, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक, आइए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने घोषणा की थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के दम पर ही इसको रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, कालक्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं सीआर दास की मृत्यु होती है, कब होती है, ये हो जाती है 1925। ठीक, शाही कृषि आयोग का गठन होता है, ये होता है 1926। भारतीय जल सेना अधिनियम बनता है, ये बनता है 1927। दीपावली घोषणा पत्र आता है, ये कब आता है, 1929। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इनका क्रोनोलॉजी लगाएंगे तो लगी हुई है क्या, 1 2 3 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 34वां कह रहा है, प्रधानमंत्री चर्चिल की घोषणा के अनुसार कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। हाँ, कैबिनेट मिशन 3 लोग थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ठीक, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग जो थे कैबिनेट मिशन के रूप में आए थे 1946 में। प्रधानमंत्री चर्चिल की घोषणा, अरे नहीं, प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। ये गलत होता है क्योंकि ये तारीख क्या है, 4 जुलाई
ये तारीख क्या है, 4 जुलाई है और 1947 है। ठीक, 4 जुलाई 1947। तो दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा होता है, गलत होता है। दूसरा है चर्चिल वाला, ये भी गलत है। क्लीमेंट एटली क्या होते हैं उस समय हैं। ठीक, तो बोले कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा सी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार, ना कि चर्चिल के अनुसार, प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया। चलिए सूची दी हुई है, सूची को मिलाना है फिर से आपको। पोर्टफोलियो प्रणाली, बंगाल किराया अधिनियम, मुगल साम्राज्य सम्राट का पद समाप्त। अब आप देखना, सिर्फ एक को मिला लो, बाद बाकी सब मिल जाएंगे। और एक को कैसे मिलाना है, आपको पता है कि 1857 का जब विद्रोह होता है, तो जब वो विद्रोह समाप्त होता है तो भारत में क्या होता है कि भारत में एक अधिनियम लागू किया जाता है जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग के समय। और उसमें क्या करते हैं कि बोले कि भारत का सम्राट नहीं है मुगल बादशाह, अब कौन है, महारानी है। यानी भारत क्राउन के अधीन जब जाता है, तो वो कब जाता है, 1858 में जाता है। कब जाएगा, 1858 में। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का पद है वो कब समाप्त हो रहा है, 1858 में। तो सी का एक होना चाहिए। अब सी का एक देखा, इसमें नहीं है, इसमें देखा नहीं है, इसमें देखा नहीं है, यानी कि क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। यानी आप देखेंगे सी का वन हमें किस में मिला, सी का वन हमें जो मिल रहा है वो सी में मिल रहा है। ठीक, तो अब देखिए सभी को लगा लीजिए। यानी कि पोर्टफोलियो, ठीक, पोर्टफोलियो प्रणाली 1800 पोर्टफोलियो प्रणाली जो है वो 1861 में है। बंगाल किराया अधिनियम 1859 में है। ठीक, यानी 58 के बाद। मुगल सम्राट 1858 और श्वेत विद्रोह जो होता है 1859 में होता है। लॉर्ड नॉर्थबुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके समय 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में इन्होंने 20,000 दान दिए थे, 20,000 रुपए दान दिए थे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कैसा है, सही है? तो ध्यान देना, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 20,000 नहीं है भाई, कितने हैं, 10,000 रुपए दान में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कब रहा है, 1872 से 76 तक रहा है। कूका विद्रोह का दमन इसी ने किया था। नॉर्थबुक 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, ब्रह्म मैरिज एक्ट। आगे देखें, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में होती है, जिसमें नॉर्थ ब्रुक के द्वारा 10,000 रुपए दान में दिए गए। स्वेज नहर खुलने से भारत ब्रिटेन का व्यापार में वृद्धि हुई। तो स्वेज नहर कब खुलती है, इसी की समय खुलती है। ठीक है, आइए। लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें प्रजातंत्र का समर्थक और सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। बिल्कुल। सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। क्या ये सही है? ये बात गलत है जी, नहीं, 19 से बढ़ाकर 21 कर दी। ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें, रिपन को भारत का द्वार कहा था, बिल्कुल बात सही है। इल्वर्ट बिल विवाद के कारण ही 1884 में रिपन ने त्याग पत्र दे दिया। यानी बहुत बढ़िया। यानी कि स्टेटमेंट आपका कौन सा गलत हो जाता है, दूसरा वाला जो है रॉन्ग है। अब दूसरा वाला जब रॉन्ग है तो ऑप्शन काट दीजिए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सभी सही है नहीं, क्योंकि दूसरा वाला क्या है हमारा गलत, इसलिए आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। ठीक, आइए क्या होता है। हाँ, इन्होंने 19 से 21 कर दी थी, आयु बढ़ा दी थी। लॉर्ड लिटन ने क्या की थी, घटाई थी, और उन्होंने क्या की थी, बढ़ा दी थी। ठीक है, आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लॉर्ड लिटन के संदर्भ में सत्य है? यह साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसने राज्य उपाधि एक्ट 1875 के तहत महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंदी की उपाधि प्रदान की थी। लिटन ने दक्कन में पहला अकाल आयोग गठित किया था। 1878 में इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि स्टेटमेंट इसमें जो गलत है वो कौन सा है, वो जो सही नहीं है, वो एक बात सही नहीं है, ये वाला 1875 नहीं है, वो डेट अलग है। ठीक, वो 1800 उपाधि, वो क्या है, 1876 है। ठीक, लिटन एक कवि, उपन्यासकार, लेखक था और साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। भाई बा बहुत पढ़ा लिखा था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वायसराय को इनका क्या लगाना है, आपको क्रम लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जो आएंगे वो लैंसडाउन। ठीक, क्रोनोलॉजी पूछिए।
तो दो सबसे पहले होना चाहिए, और दो जो आपका एक ही विकल्प में रखा हुआ है, दो के बाद कौन आएगा, तीन आएगा, तीन के बाद कौन आएगा, एक आएगा, एक के बाद कौन आएंगे, चार आएंगे। ठीक, तो सबसे लास्ट में है लॉर्ड लिंथगो 43 में, और मिंटो आपको पता ही 1848 तक है, और लॉर्ड लैंसडाउन जो है वो 1888 में है। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे हैं ये। ठीक, हाँ देखिए, लैंसडाउन 1888 से 94 तक है। एल्गिन द्वितीय कब रहेगा, 1894 से 1899 तक रहेगा। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक है, और लिंथिगो जो है वो 1936 से 1943 तक है। कथन कारण का क्वेश्चन है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने पत्रकारिता और किताबों के प्रकाशन में सकारात्मक भूमिका क्या की है, सकारात्मक भूमिका निभाई, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और ए आर की व्याख्या कर रहा है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी के प्रसार ने भारत के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराया जिसमें वह अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रेस के विकास अंग्रेजी के प्रसार में, राष्ट्रवाद के उदय एवं प्रसार में योगदान दिया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो डफरिन ने किया, कर्जन ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया, या फिर लॉर्ड मिंटो ने किया? तो 1899 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन आएगा, लॉर्ड कर्जन आएगा। क्यों कर्जन, इसलिए क्योंकि इसी के समय क्या होगा, बंगाल विभाजन होता है। और बात कब की कर रहे हैं, 1899 की, और 1905 में क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन होगा। बी, 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कर्जन के द्वारा पारित किया गया। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, और निगम को एक एग्लो इंडियन सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कर्जन ने व्यंग में कहा था कि वासराय पद से निवृत्त होने के पश्चात वह कलकत्ता नगर ने महापौर होना पसंद करेगा, यानी कि सेवा के बाद। ठीक है जी, आइए, हाँ 42वां क्वेश्चन है, बंगाल नगर पालिका अधिनियम असत्य का चयन करना है। इसमें चयन करना है किसका, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। बोले बंगाल नगर पालिका अधिनियम, बंगाल नगर पालिका अधिनियम के संदर्भ में 1884 लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया। 18 मई 1882 को रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर एक विस्तृत विधान पारित किया था। ठीक है, तो दोनों ही कथन कैसे हैं, सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हम जाएंगे डी की ओर। बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 में लॉर्ड रिपन के समय पारित किया गया। रिपन ने स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। 18 मई 1882 को रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर एक विस्तृत विधान पारित किया। स्थानीय स्वशासन ने अपनाने के लिए जो व्यवहारिक योजना इस प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद इसके दो भाग थे। पहले भाग में बताया गया कि म्युनिसिपल जिला बोर्डों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, जबकि दूसरे भाग में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार किस सीमा तक स्थानीय निकायों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण का तरीका भी प्रकार होगा। आइए, पहली बार कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना लॉर्ड नॉर्थबुक ने 1872 में की थी। और चुनाव करना है किसका, असत्य का। ठीक, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है। ठीक, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर आयोग बनता है, कमीशन बनता है, वो लॉर्ड मेयो के समय बनता है, और लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में पहली जनगणना भी होती है। दूसरा है कि भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना लॉर्ड नॉर्थबुक ने 1872 में, नहीं 1872 में कौन होता है, मेयो होता है, तो मेयो के समय होता है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत होगा। ठीक, यानी कि आपका दूसरा वाला कथन कैसा है, गलत है, यानी कि विकल्प हमारा क्या होगा, यानी कि दूसरा वाला जो है वो कैसा है, असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका कहना था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। यह मुझसे मिलना चाहता था, परंतु मैंने ही मिलने से इनकार कर दिया। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट ये लॉर्ड वेलिंगटन का है, क्योंकि वो अपनी बहन को जब पत्र लिखता है तब वो कहता है। आंसर क्या होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है वो किसने दिया है, लॉर्ड वेलिंगटन ने दिया है। ठीक है, आइए
हम्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण गांधी जी ने जनवरी 1932 के पहले हफ्ते में शुरू किया। कांग्रेस के निर्णय की सूचना मिलते ही वायसराय लॉर्ड विलिंगडन कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसके कोष को जब्त कर लिया और 1,20,000 से अधिक नेताओं को क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। और अपनी बहन को जब पत्र लिखा तब उसने उसमें लिखा कि गांधी ना होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती। ठीक है, चलिए। हाँ, डलहौजी द्वारा किए गए जो राज्य हड़पे गए थे ना, उनका सिस्टम लगाना कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होता है, 1848 में सबसे पहले सतारा, फिर उसके बाद में 48 के बाद 49 में संबल, और उसके बाद 50 में जो है बालाघाट, और 53 जो लास्ट में है वो क्या होता है, झांसी। यानी कि सबसे पहले डी का क्या होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 आपको मिल रहा है किसमें, इसमें 4 3 2 1। ठीक, आइए देख भी लीजिए। हाँ, बालाघाट बघाट कब है, 1850 में, संबलपुर 1849, झांसी 53 है और सतारा 48 में है। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए, जिन्होंने तीसरे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, तो बोले कौन से कथनों पर विचार करना और क्या देखना है आपको कि असत्य कौन सा है। तो ध्यान देना, दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी है। 47 की तरफ चलते हैं। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने देश की पुलिस व्यवस्था जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी। फ्रेजर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शामिल नहीं थी निचली श्रेणी के से ऊपर श्रेणी के पदोन्नति के स्थान पर सीधी नियुक्ति की जाए, यानी कि प्रमोशन ना हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। एक सिपाही का वेतन 8 रुपए मासिक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मासिक से कम होना चाहिए, यानी क्या बोल रहा है, 8 रुपए मासिक से कम होना चाहिए। अपराधों की छानबीन घटना स्थल पर ही की जाए। बिना औपचारिक गिरफ्तारी के संदिग्धों को रोकना गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक, तो ध्यान देना, सबसे पहले जो बात है ऑप्शन बी वाला जो है हमारा नहीं शामिल है। उसने कहा था 8 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, और यहां कह रहे हैं 8 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने देश की पुलिस व्यवस्था पर जांच के लिए एक फ्रेजर आयोग नियुक्त किया। फ्रेजर आयोग की प्रमुख सिफारिश में निचली श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पदोन्नति के स्थान पर सीधी नियुक्ति की जाए। एक सिपाही का वेतन 8 रुपए मासिक से कम नहीं होना चाहिए। सिपाहियों तथा पुलिस अफसरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। अपराधों की छानबीन घटना स्थल पर ही की जाए। बिना औपचारिक गिरफ्तारी संदिग्धों को रोकना गैरकानूनी घोषित किया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक खुफिया विभाग की स्थापना की जाए। विभाग को केंद्रीय विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। कर्जन ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर अपेक्षित पुलिस सुधार की नींव रखी। ठीक है, तो जो पुलिस सिस्टम है वो देन किसकी है, कर्जन की है। 48 है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का द्वारक की संज्ञा बोधी है संज्ञा। इसके संदर्भ में अर्नल्ड व्हाइट ने इस कहा कि रिपन ने भारत को खो जाने के द्वार खोल दिए। बोला कौन से कथन कैसा है, करना है कि कथन सही है। तो ध्यान देना, दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक ठीक, अर्नल्ड व्हाइट ने कहा था कि रिपन ने भारत को खो जाने के द्वार खोल दिए हैं। पी.ई. रावट के अनुसार रिपन ग्लैंडस्टन के युग का सच्चा उदारवादी था, जिसकी शांति तथा स्वशासन में पूर्ण निष्ठा थी, और स्थानीय स्वशासन का भी क्या था, ये जनक था। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा था। तो राजनीतिक फिरौती कहता है ये कौन, लॉर्ड लिंथिगो। लिनलिथगो कहता है कब, 1943 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए वायसराय लॉर्ड लिंथिगो ने आगा खां पैलेस में कैद महात्मा गांधी को पत्र लिखकर हिंसात्मक आंदोलन के लिए उन्हें और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन महात्मा गांधी ने दृढ़ता से आरोप का नकार दिया। गांधी जी ने प्रत्युत्तर में लिखा कि सरकार ने ही जनता को भड़काकर पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया है। ठीक, आइए लास्ट का क्वेश्चन हमारा 50 आज कथन और कारण का है। देखिए, दिल्ली दरबार 1930 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एडवर्ड सेवेंथ के पदारोहण के अवसर पर हुआ, क्योंकि महाराजा एडवर्ड सेवेंथ के आदेश पर ड्यूक ऑफ कनाट में इसमें हिस्सा लिया था। जो दिल्ली में कनाट प्लेस है वो ड्यूक ऑफ कनाट उन्हीं के लिए हिस्सा लिया था। बोले कथन कारण दोनों सही हैं।
हाँ, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या फिट नहीं बैठती है जिगजैग के रूप में, इसलिए आंसर जाएगा हमारा बी। ठीक, फिर हम क्या देंगे, बी की तरफ बढ़ेंगे। दरबार एक पारसी शब्द है जिससे अंग्रेजों ने मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में दिखाई देता था। प्रथम दिल्ली दरबार सन 1877 में दिल्ली में वासराय लिटन द्वारा कराया गया था। इसमें दिल्ली के वासराय द्वारा भारतीय शासकों को केसर हिंद की उपाधियां प्रदान की गई थी। किसमें, 1878 में, पहले में। लॉर्ड कर्जन द्वारा एडवर्ड सेवेंथ के पदारोहण के अवसर पर हुआ था 1930 में। दूसरा दिल्ली 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार हो रहा है। ठीक है, और ड्यूक ऑफ कनॉट में इसमें हिस्सा लिया था। इस दरबार की खास बात यह रही कि इसमें राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां बांटी गई, भाई गोल्ड मेडल दे रहे थे। पदवियों का वितरण किया गया। राव की उपाधि हिंदू और ईसाइयों को दी जाती थी जबकि मुगलों को खान बहादुर की। चलिए ठीक है, तो आज का हमारा जो टेस्ट है वो समाप्त हुआ है। डिस्कशन कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।